हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग के अंदर हमें 10th चैप्टर शुरू करना है आज। देखिए क्या है क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर कॉपी राइटिंग, मैसेज, एडवर्टाइजिंग अपील्स, हेडलाइंस, इलस्ट्रेशंस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी ऐड के कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, वही हैं ये सब, ठीक है। ये चैप्टर जो है सबसे बड़ा है सभी चैप्टर्स में से, लेकिन हम इसको थोड़ा सा 2 या 3 वीडियोस में हम कर पाएंगे इसको। तो देखिए करते हैं शुरुआत। क्या है एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि देखिए नाम क्या है चैप्टर का, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं हमें एडवर्टाइजिंग के। तो एडवर्टाइजिंग का क्रिएटिविटी के साथ क्या संबंध है, सबसे पहले वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्रमोट कर सकें प्रोडक्ट को और ज़्यादा सक्सेसफुल हमारे जो है एडवर्टाइजिंग हो, ठीक है। तो इसके लिए कहता है कि क्रिएटिविटी होना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रमोशनल कैंपेन को हमारे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो जो कि जिनके की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो भी एडवर्टीज़मेंट पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे कोका कोला है, पेप्सी, एप्पल है, प्रोक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर है, सैमसंग है, सभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खर्च ऐड पर करती हैं। क्योंकि इन मेगा कंपनीज़ का मानना ये है कि मार्केटिंग एफ़र्ट्स जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बूस्ट करने के लिए सेल को और हमारी एक इमेज को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी का क्या लेना देना है इस चीज़ से। देखो क्या है, कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है इसके बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अगर ऐड कॉपी को हम तब क्रिएटिव मान लेंगे अगर वो ऐड का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमने पढ़े थे ना, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव और सेल्स ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि जो ऐड इन डिज़ायर्ड वे में हमारा मैसेज जो है कम्युनिकेट कर देती है और सेल को बूस्ट कर देती है, हम उसको क्रिएटिव ऐड बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है। लेकिन कुछ और लोगों का कहना ये है कि क्रिएटिविटी का मतलब है ओरिजिनलिटी होना ऐड में, कि किसी की कॉपी ना हो, नोवेलिटी होना, यूनिकनेस होना, आर्टिस्टिक वैल्यू होना, एस्थेटिक सेंस होना ऐड के अंदर। ये लोग जो है इसको क्रिएटिविटी मानते हैं। क्रिएटिव एडवर्टीज़मेंट जो है वो यूनिक होती हैं, नोवेल होती हैं, ओरिजिनल होती हैं, और अगर ये सब होगा ना तो ऑटोमेटिकली टारगेट कस्टमर का ध्यान वो अपनी ओर खींच लेती हैं, और जो हम चाह रहे थे कि वो मोटिवेट हो, जो टारगेट ऑडियंस है प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, वो हो जाती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐड का यूनिक नोवेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है, इसके लिए फ्रेश आइडियाज़ आने चाहिए, यूनिक आइडियाज़ आने चाहिए जो आप कम्युनिकेट करो, तभी जो है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। उसके लिए होना क्या पड़ेगा, जो क्रिएटिव ऐड कॉपी की हम बात करें, जो डिज़ाइन कर रहा है इसको, वो जो है इमेजिनेटिव स्किल्स होनी चाहिए कॉपी राइटर के अंदर। कमर्शियल आर्टिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेआउट डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करेगा इसको। तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं कि एक क्रिएटिव ऐड कॉपी बनाते हैं। क्रिएटिव ऐड कॉपी इजीली अट्रैक्ट कर लेती है टारगेट ऑडियंस को, मेमोराइज़ करना उसको आसान होगा। देखो कुछ अलग सी चीज़ होती है तो हमें याद रहती है ना, बहुत सारी एड्स आप लोगों को भी याद होंगी, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा क्रिएटिव ऐड जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि हमने किसी को कॉपी नहीं किया, यहाँ पर हम क्या करें, यूनिक ऐड बना रहे हैं, ये है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया है बहुत अच्छा, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, ऐसा एक स्लोगन विक्स की ऐड में यूज़ किया जाता है। और क्या करती हैं कंपनी ज़्यादातर, जब कोई ऐसा स्लोगन या कुछ ऐसी ऐड उनकी पॉपुलर हो जाती है ना, तो वो उसको कंटिन्यू रखती हैं, या उसमें से कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है उस चीज़ को अगली ऐड में भी कंटिन्यू कर देती हैं। चाहे ऐड बदल जाए, बट विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, ये चीज़ बदलती नहीं है, स्लोगन को वो कंपनी फॉलो कर रही है। तो ऐसा करती हैं कंपनीज़, ठीक है। आपकी ऐड कॉपी जो है उसको यूनिक बनाने के लिए क्या चीज़ करनी होगी। देखो ऐसा नहीं है कि यूनिक बनाने के लिए आप कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं करना। आपने करना क्या है कि जो मेन थीम है, जो आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है आपके प्रोडक्ट की, कि आप किस बेसिस पर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, कि आप ये दिखा रहे हो कि भाई
मतलब प्राइड फील करे जो कस्टमर है इसको लेकर, या फिर कुछ भी, मतलब आपके प्रोडक्ट की जो भी खासियत है ना, वो खास चीज़ को आपने ऐड में ज़रूर रखना है, और उसी चीज़ को रखते हुए आपने उसको क्रिएटिव ऐड बनाना है, ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पर बताता है जब हम बात करते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन की, तो आइडियाज़ उसके लिए हमें पता लगाना होगा ना कि क्या चीज़ हो सकती है हमारी यूएसपी जो जिसको लेकर हम ऐड बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि हम क्या करेंगे कि टारगेट ऑडियंस हमारी कैसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उनकी एज क्या है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन कितनी है, हमारे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, क्या मेन बेनिफिट्स कस्टमर को दे रहा है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो क्या दे रहे हैं, उनका क्या लेवल है, ये सब जो है सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। दूसरी जो स्टेज है वो है थिंकिंग प्रोसेस। हमें यहाँ पर फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके गैदर तो हमने पिछले में ही कर लिया, अब हमें इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, और क्रिएटिव पर्सोनल्स जो हमारे हैं वो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे और नए आइडियाज़ जो हैं वो लेकर आएंगे, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, मार्केट टेस्ट करेंगे जो हमने ऐड बनाई है। देखो फुल फ्लैज हम उसको वो कर दें, मार्केट में पूरा ऐड कैंपेन बनाकर तैयार कर दें और हम उसको चालू कर दें मार्केट में, उससे पहले हमें उसका टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जो ऐड है वो सही बनी है या नहीं जब तक हम उसका टेस्ट ना कर लें। तो इसलिए वेरिफिकेशन करनी है, ट्रायल करेंगे ऐड का कि जो हम चाह रहे थे वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा हो रहा है या नहीं, वो चीज़ कम्युनिकेट कर पा रही है यानी ऐड अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। तो छोटे लेवल पर कहीं किसी एरिया में हम उसको ट्रायल एरिया बोलते हैं उसको, उस ट्रायल एरिया में हम उसको ऐड कैंपेन को लॉन्च करेंगे और फिर रिस्पॉन्सेज लेकर लोगों के, और देखेंगे कि कितनी इफेक्टिव है ऐड या नहीं है। अगर इफेक्टिव है और सेटिस्फाई होते हैं हम उससे, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर फुल फ्लैज लॉन्च कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये हम समझ गए ना, समझ जाओगे आप इससे कि क्या है क्रिएटिविटी और इसको कैसे ऐड के अंदर लाना है। इसके बाद है क्रिएटिव डिज़ाइन प्रोसेस इन एडवर्टाइजिंग के अंदर कैसे क्रिएट किया जाए, जो है कैसे क्रिएटिविटी के तरीके से डिज़ाइन किया जाए एड्स को, वो यहाँ पर बताता है। देखो क्या है, कैसे आप क्या कहना है आपने, किस तरीके से कहना है आपने, ये सारी चीज़ें हम क्रिएटिव ऐड के अंदर शामिल करते हैं। क्रिएटिव ऐड डिज़ाइन का प्रोसेस है एक, क्या करते हैं हम उसके अंदर, सबसे पहले हमें ऐड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, वो डिसाइड करना है। दूसरा फिर हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अपने कस्टमर के बारे में, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रोडक्ट के बारे में और कॉम्पिटिटर्स के बारे में। इसके बाद जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ बाय क्रिएटिव स्पेशलिस्ट, जो क्रिएटिव स्पेशलिस्ट हैं वो नए आइडियाज़ जनरेट करेंगे, थिंक करके, रीथिंक करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रूवल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ बाय एड मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये आइडियाज़ लेकर आए हैं वो अब एड मैनेजर के सामने या मार्केटिंग मैनेजर या दोनों भी हो सकते हैं, उनके सामने रख देंगे अप्रूवल के लिए। और इसके बाद जैसे ही वो अप्रूवल मिल जाएगी फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या मैसेज कंटेंट होगा, क्या फॉर्मेट होगा और क्या डिज़ाइन, जो हम ऐड को पे उसको पूरा डिज़ाइन कर लेंगे। इसके बाद आप लेआउट टेस्ट कर लोगे कि जो ऐड कॉपी है वो तो बनी गई, अब आप उसको छोटे एरिया में लॉन्च करके और पूरे लॉन्च करने से पहले टेस्ट कर लो उसका, ये सही रहेगा, ठीक है, ये है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखनी है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई आपने ऐसी चीज़ तो नहीं डाल दी है ऐड के अंदर जो कि लीगली आप डाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ये क्रिएटिविटी ऐड के अंदर जब आप करते हो उस टाइम पर, ठीक है, ये है। इसके बाद आता है जेम्स वेब यंग ने, जो कि यूएसए के हैं, उन्होंने क्रिएटिविटी का एक मॉडल बताया है कि उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी पर्सन क्रिएटिव बन सकता है, वो जो है अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को अगर समझे और इमर्ज करे अगर, ठीक है। तो उन्होंने ये क्रिएटिविटी का एक मॉडल दिया है, इसमें कुछ इसने पॉइंट्स बताए हैं। पहला है इमर्जन, दूसरा है डाइजेशन, फिर है इंक्यूबेशन, फिर है इल्यूमिनेशन और लास्ट है रियलिटी वेरिफिकेशन, कि अगर हम ये स्टेप्स उठाएं तो कोई भी पर्सन जो है वो क्रिएटिव पर्सन बन सकता है और क्रिएटिव ऐड, अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्रिएटिव ऐड तैयार कर सकता है। तो उसके अंदर सबसे पहली जो स्टेज है इमर्जन है। देखिए क्या लिखता है इसके अंदर, पुट योरसेल्फ इन द प्रॉब्लम,
कि हमें करना क्या है कि अपने आप को वहाँ पर रखना है जहाँ हम अपने ऑडियंस को देख रहे हैं कि जिनके सामने एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अपने आप को वहाँ रखना है। वहाँ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा। जब हम समझेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, तभी हम अपने आप को वहाँ प्रॉब्लम में रख पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन लेकर आनी पड़ेगी। जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसे समझना होगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, लीगल है, पॉलिटिकल है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ग्लोबल, जो भी मतलब इन्वायरमेंट का हिस्सा है वो सभी को हमें स्टडी करना होगा, समझना होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या अपना रहे हैं, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, बाइंग बिहेवियर कैसा है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल, मतलब डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कस्टमर की वो समझनी है। और जो है इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो क्या मैच कर रहा है इनके साथ या नहीं कर रहा है, अपने आप को पहले वहाँ रख कर देखो, ठीक है। तो अपने आप को वहाँ जब हम पुट कर लेंगे तब हमें समस्या को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ये तो थी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के, आप सीधा जाकर कर सकते हो। दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज भी होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जैसे कि ट्रेड जर्नल से इन्फॉर्मेशन ले लेना, रिसर्च रिपोर्ट्स जो किसी और ने रिसर्च कर रखा हो वहाँ से ले लेना, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ एसोसिएशंस भी हैं जैसे मीडिया एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, वहाँ पर भी पब्लिश होती रहती हैं कुछ चीज़ें। तो वहाँ से जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो आप इकट्ठी कर लो और तभी आप अपने आप को उस जगह पर रख पाओगे। तो इमर्जन के स्टेज में क्या करना है, हमें अपने आप को प्रॉब्लम में रखना है, ठीक है। ये है। सेकेंड पॉइंट आता है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर देखो क्या लिखता है, डू होमवर्क एंड थिंक एंड रीथिंक। अब आपने इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर ली, अब आपको इन्फॉर्मेशन को समझना है। समझने के लिए इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो आप उसको क्लासीफाई और सब क्लासीफाई करके डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लोगे कि कस्टमर से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सी है, डीलर से रिलेटेड कौन सी है, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड कौन सी है, मीडिया से रिलेटेड कौन सी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सी है। ऐसे आप इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट लो। और इसमें क्या होगा फिर कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अब आपकी कुछ ऐसी होगी जो रेलिवेंट है आपके लिए, कुछ ऐसी होगी जो इररेलेवेंट है। जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाने से क्या होगा कि वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी बाहर निकल आएगी और रेलेवेंट आपकी जो है रह जाएगी आपके पास। जब ऐसा हुआ और तो आपको बार बार सोचना है और स्क्रीन आउट हो जाएगी, एक तरीके से ये स्क्रीनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए समझना है मतलब आपको बेसिकली यहाँ, तो ये है ताकि आप बाद में ठीक तरीके से इसको डिज़ाइन कर सको ऐड को और इन्फॉर्मेशन जो है मिस इंटरप्रेट ना हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर आपने ये होमवर्क नहीं किया और आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर की और उसी हिसाब से ऐड डिज़ाइन कर दी, तो होगा क्या कि हो सकता है कि आप गलत स्लोगन इस्तेमाल कर लो, गलत ऐड अपील इस्तेमाल कर लो, गलत ऐड मैसेज इस्तेमाल कर लो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर आपने करना कुछ नहीं है बाहर की ओर से, आपने जस्ट ग्रुप्स बनाकर और सोचना है इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये है डाइजेशन। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है इंक्यूबेशन की। क्या कहता है देखो इसके अंदर, इंक्यूबेशन के अंदर, लुक एट द प्रॉब्लम विद द सबकॉन्शियस माइंड। देखो क्या होता है, जब कोई भी समस्या है या कुछ भी, मतलब आप आपस में भी बात कर रहे हो, क्लास में आ रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, कुछ भी करते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी बात आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर वो सोच रहे हो या कुछ, लेकिन मतलब जो पॉसिबल भी नहीं है ना, वो चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठे, आप तैयार हुए, लेकिन आप ड्राउजी फील कर रहे हो, तो उस दिन आपका कॉलेज जाने का मन नहीं है, तो हो सकता है कि बैठे बैठे आप यूँ सोच रहे हो, काश कि मुझे ऑटो ना पकड़ना होता, मैं एक बटन दबा देती और मैं सीधा कॉलेज पहुँच जाती। तो ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आ रही है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी आ सकता है। यहाँ क्या करना है आपने इंक्यूबेशन की स्टेज पर, लुक एट द प्रॉब्लम विद द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपने प्रॉब्लम को देखना है। मतलब क्या कि जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ना, उसमें से जो आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपने डिफरेंट आइडियाज़ सोचने हैं। कुछ भी हो सकता है वो। सबकॉन्शियस माइंड समझ में आया ना कि बटन दबा कर कॉलेज पहुँच जाऊँ, पॉसिबल तो है नहीं, बट आपने सोचा ना, तो आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी आइडिया, कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का चेक आउट करो आप यहाँ पर। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर करनी है आपने। तो डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ पर, फ्रेगमेंटेड आइडियाज़ इस स्टेज पर आपके पास आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर ये स्पेशल शब्द यूज़ कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से सोचना है।
क्योंकि अगर आप ये सोचोगे, आपने एक बार ही सोचा और आपने ये सोचा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उस स्टेज पर, इस जो स्टेज है ना इंक्यूबेशन वाली स्टेज, इस पर आपने कुछ भी ये नहीं सोचना अरे ये तो पॉसिबल नहीं है। बस जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना सबको कंसीडर करना है आपने, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस में आपकी हिंड्रेंस हो जाएगी अगर आपने ये सोच लिया अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, ये मानकर जो भी आइडियाज़ आते हैं उनको कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के अंदर क्या है, क्या कहता है, देखो बर्थ ऑफ एन आइडिया। अब यहाँ पर आपको एक्चुअल आइडिया आएगा, जो आपके आइडियाज़ आए थे इंक्यूबेशन स्टेज पर, आप उसको क्या करो कि पुट टुगेदर करके, और इनकम्प्लीट आइडियाज़ को, आपको पता है ना दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बटन दबाओ और पहुँच जाओ, लेकिन ये तो पॉसिबल है कि आपका ब्रदर आपको छोड़ाए, आपको उस दिन ऑटो में ना जाना पड़े, या आपके फादर आपको छोड़ाए। तो आइडियाज़ आपको कुछ भी आ सकते हैं ना, कि मैं ऑटो में जाऊँ, मैं पैदल जाऊँ, फ्रेंड के साथ जाऊँ, पापा के साथ जाऊँ, भाई के साथ जाऊँ, कोई भी हो सकता है ना। तो एक इस आइडिया के अलावा कि आप बटन दबाकर पहुंच जाओ, बाकी तो सभी पॉसिबल है। फिर आपका मन क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है भाई या फादर की, ये चीज़ें हैं ना, तो एलिमिनेट हो जाएंगी कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली। अब आपके पास कुछ आइडिया ही बचेंगे, एक या दो आइडियाज़। आपने उनमें से फिर देखना है कि कौन सा सूटेबल है, या मीनिंगफुल मैसेज देने के लिए, आपका कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बर्थ ऑफ एन आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आता है रियलिटी वेरिफिकेशन। देखो क्या लिखा है नीचे, शेपिंग द आइडिया एंड इम्प्रूविंग टिल यू गेट द बेस्ट। अब आपने यहाँ पर फाइनल आइडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ रियल मार्केट के अंदर जो है ट्रायल एरिया आप सेलेक्ट कर लो, और उस सिलेक्टेड एरिया में आप वो जो आपने आइडिया जनरेट किया है वो बताओ, कम्युनिकेट कर दो, ऐड मैसेज जो है, ठीक है। तो आप ऐड बनाकर एक तरीके से और उसको कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद ये देखो रिस्पॉन्सेज लो, फिर आप जो टारगेट ऑडियंस है उसके, कि उनके रिस्पॉन्सेज क्या आते हैं, ठीक है। तो ये है कि टारगेट कस्टमर जो है इफ़ेक्टिव मैनर में उस तक आप बात पहुंचा पाए या नहीं, मतलब ऐड मैसेज पहुंचा या नहीं, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, ये देखना है। क्या ये जो है एडिकेट रिस्पॉन्स जो है जनरेट कर पाई है ऐड, क्या इंटरेस्ट क्रिएट कर पाई है। तो ये करके हमें इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मार्केट फीडबैक लेंगे जब हम उस एरिया से, तो मिल जाएंगे। और फिर हम अपना जो ऐड मैसेज है, जो भी हमने ऐड बनानी है, उसको शेप करेंगे, पॉलिश करेंगे, रिफाइन करेंगे आइडिया को, जो भी फीडबैक आता है उसके बेसिस पर, और जो है फिर हम फुल फ्लैज एडवर्टाइजिंग कैंपेन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताता है कि क्रिएटिविटी के लिए आपने ये 5 स्टेप जेम्स वेब यंग ने बताए हैं कि करने हैं, ठीक है। ये है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कैंपेन जो है यूनिक तो होना ही चाहिए आपका, तभी वो अंडरस्टैंडेबल और वो सब चीज़ें बनेंगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर ओरिजिनल होना चाहिए आइडिया ऐड का, और सब ये सब भी इसके अंदर बताया है, ठीक है। ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग। जो आप ऐड डिज़ाइन कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो जो ऐड, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जो पूरा ऐड कैंपेन आपने लॉन्च कर दिया, उसको लॉन्च करने से पहले और करते हुए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। उनमें से कॉपी को राइट करना, इलस्ट्रेशंस को डेवलप करना, विजुअल एलिमेंट्स जो एडवर्टीजमेंट के उनको जो है डेवलप करना, और सभी पीसेस को एक साथ लेकर आना, ये इफ़ेक्टिव ऐड बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग जो है प्रिंट एड्स के लिए, ब्रॉडकास्ट एड्स के लिए अलग अलग होती है। जो आप बात करते हैं प्रिंट एड की, तो वहाँ पर बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे एक हेडलाइन होगी, फिर सब हेड होगा, फिर बॉडी कॉपी होगी, मतलब मेन बात जो हम कहेंगे वो होगी, इलस्ट्रेशंस देंगे हम कुछ उसके अंदर, स्लोगन लिख देंगे, लोगो मतलब बना देंगे, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क्स यूज़ कर लेंगे, ब्लब्स का यूज़ कर लेंगे, बॉक्सेस बना दें, पैनल्स बना दें, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर लें, क्लोजिंग आइडिया देंगे फिर, और लेआउट एक डिज़ाइन करेंगे। ये सब हम प्रिंट एड्स में करते हैं। ब्रॉडकास्ट ऐड जो है उसमें कुछ अलग करते हैं। उसमें कुछ अलग कैसे करते हैं, ब्रॉडकास्ट ऐड भी 2 तरीके की होती है, एक तो रेडियो पर आने वाली एड्स है, दूसरा टीवी में आने वाली एड्स हैं।
जो रेडियो पर आने वाली एड्स हैं वहाँ पर आप सबको पता है कि विजुअल नहीं होता, तो वहाँ पर वॉइस और म्यूज़िक बेसिक चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व हैं। टीवी पर आने वाली एड्स में विजुअल भी क्योंकि होता है, तो वहाँ पर ऑडियो, वीडियो, डेमोन्स्ट्रेशन, मूवमेंट्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, मोशन पिक्चर्स, वर्ड्स, लिरिक्स, मेलोडी, म्यूज़िक, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर टेलीविज़न पर जब एड बनती है तो वहाँ पर डायरेक्टर, मॉडल, स्क्रिप्ट राइटर, कोरियोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेशन एक्सपर्ट्स, सबकी ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। कॉपी राइटिंग क्या है? प्रिपेयर करना एड कॉपी को, मतलब लिखना जो है एड कॉपी को, ये एड कॉपी कॉपी राइटिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑब्वियसली क्लाइंट को जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी प्रोडक्ट के बारे में, टारगेट मार्केट के बारे में, कंपटीशन क्या है, जनरल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। जब कॉपी राइटर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो सही कॉपी जो है वो लिख पाएगा ऐड की, ठीक है। यह इसके बाद है मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी। एडवर्टीजमेंट कॉपी होती क्या है? एक रिटन या स्पोकन मैसेज की फॉर्म में जो कि एडवर्टाइज़र कम्युनिकेट करना चाहता है अपने टारगेट ऑडियंस को, वही एड कॉपी होती है। तो एड कॉपी मेनली जो है हेडलाइंस, मैसेज, इलस्ट्रेशन, क्लेम, लोगो, क्लोजिंग आइडिया, ये सब होती है। रिटन और स्पोकन मटेरियल हो सकता है, पिक्चर्स, डिज़ाइन, कैप्शन, इंफॉर्मेशन, जो आप ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ये सब जो है इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। एड कैंपेन को इफेक्टिव बनाने के लिए एड कॉपी का इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी होनी चाहिए एड कॉपी की वो टेंशन क्रिएट कर दे, इंटरेस्ट क्रिएट कर ले रीडर का, और उसको परचेज़ करने के लिए स्टिमुलेट करें, ठीक है। ये है। इसके अलावा जो हमने पहले बात की थी कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव पूरा करें, और कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर पढ़ा था ना पहले कि अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज, ये स्टेजेस होती हैं कम्युनिकेशन की। इन सारी स्टेजेस पर जो कॉपी एड कॉपी काम कर पाएगी वही एड कॉपी जो है आपकी सही होती है। इसके अलावा ये एक AIDAS जो है थियोरी भी है इसमें, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, ये वाली थियोरी जो है ये भी काम करती है। तो ये सब है कि भाई आपको एड कॉपी इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि जो पहले अटेंशन क्रिएट कर दे, फिर इंटरेस्ट भी बना दे, फिर डिज़ायर पैदा कर दे कि भाई मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए, और एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, और बाद में आपको सेटिस्फाई भी फील कराए कि भाई आपने सही प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है। ये है। इसके बाद आता है रिक्विजिट्स और फीचर्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कॉपी, एड कॉपी स्ट्रेटजी। यहाँ पर क्या कहता है कि क्या रिक्विजिट्स होती हैं कि एड कॉपी की, या क्या इफेक्टिव एड कॉपी कौन सी होती है, उसमें क्या फीचर्स होती हैं, या एड कॉपी में क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो जिससे कि वो बहुत बढ़िया एड कॉपी बनेगी। पहली चीज़ है अट्रैक्टिव, अटेंशन क्रिएट कर दे तुरंत ही, मतलब टारगेट ऑडियंस में ऐसी एड कॉपी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारा खर्च एडवर्टीज़मेंट पर होता है। तो अगर अटेंशन ही क्रिएट नहीं हो पाएगी तो वो सारा जो है वेस्ट हो जाएगी मनी हमारी। तो इसलिए हम कुछ भी करके, जैसे पिक्चर्स का, इलस्ट्रेशंस का, हेडलाइंस का इस्तेमाल करके ऐसी ऐड कॉपी बनाएं जो कि अटेंशन क्रिएट करें, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट बने ऐसी ऐड कॉपी होनी चाहिए कि अगर जैसे शुरुआत में कोई हेड, मान लो प्रिंट ऐड कॉपी है, हेडिंग पढ़ी, उसी से यूँ लग रहा है कि क्या है, पता नहीं क्या प्रोडक्ट के बारे में, छोड़ो यार नहीं पढ़ते, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक बारी पढ़ते ही शुरुआत जब पढ़े वो, या फिर जैसे अगर हम टीवी पर देख रहे हैं तो जैसे ही थोड़ा सा म्यूज़िक सुनाई दे तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करे, इस तरीके की ऐड कॉपी होनी चाहिए। तो हम उसके लिए म्यूज़िक जो है, लिरिक्स इस तरीके के इस्तेमाल करें, इस तरीके से मतलब डिज़ाइन करें कि वो इंटरेस्टिंग बने। यह है। इसके बाद है रिटेंशन वैल्यू, ऑब्वियसली याद रहे ऐसी ऐड कॉपी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होगी ना, वो ज़्यादातर तो याद रह जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, अट्रैक्टिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है, बट याद नहीं रहती है। तो इसलिए क्या है कि ये भी चीज़ डालनी है आपने इसके अंदर कि रिटेंशन वैल्यू हो। तो रिटेंशन वैल्यू के लिए म्यूज़िकल होगी अगर, और स्लोगन्स का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रीफ में अगर होगी तो रिटेंशन वैल्यू होती है। जैसे कि आपको भी कुछ एड्स याद होंगी, जैसे मुझे याद है बचपन की ऐड कि वीडियो कॉन वॉशिंग मशीन की ऐड आती थी कि वीडियो कॉन वॉशिंग मशीन धोते, साफ़ करते और कपड़े भी सुखाते हैं, इस तरीके से गाना उसमें आता था। तो मुझे देखो अभी तक भी याद है। तो कुछ एड्स होती हैं ऐसी जिनमें ऐसे होती है, एक निरमा वॉशिंग पाउडर की अभी तक भी आती है आई थिंक ये ऐड, तो वो उसमें रिटेंशन वैल्यू है कि वो उसमें स्लोगन इस तरीके का, म्यूज़िक इस तरीके का यूज़ किया हुआ है, तो हमें वो याद रहते हैं। तो रिटेंशन वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद है सजेस्टिव वैल्यू होनी चाहिए जो कि
मतलब क्या है इसका कि टारगेट ऑडियंस को सजेस्ट करें कि अगर उनके सामने ये समस्या है तो उनका मतलब ये एडवर्टाइज्ड जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि उनकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। इस तरीके से सजेशन की फॉर्म में ऐड होनी चाहिए। तो मेन फीचर, क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, इनको आप हाईलाइट करो उसके अंदर, ठीक है, ये है। इसके बाद है क्रिएटिव। ऑब्वियस है ये तो कि डिफरेंट सेलिंग आइडिया कुछ होना चाहिए आपका, कुछ यूनिक नोवेल आप ऐड के अंदर दिखाओ जिससे उसको उस अटेंशन भी ग्रैब कर ले ऐड और मेमोराइज करना भी आसान हो जाए। इसके बाद है एजुकेटिव। टारगेट ऑडियंस को जैसे प्रोडक्ट के नए यूज़ बताना, प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल होगा ये बताना, मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट बताना। तो ये है उसके कुछ रिस्क अगर हैं यूज़ करते हुए तो वो एक्सप्लेन करना। तो इससे एजुकेशन, एक तरीके से नॉलेज बढ़ती है कस्टमर की, तो वो करना है। इसके बाद आता है बिलीवेबल। ऐड जो है वो बिलीवेबल होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए मतलब ऐड। तो आपको एग्जीगरेट करके ज़्यादा नहीं बताना है यहाँ पर, आप अदरवाइज़ कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप बहुत ही बड़ा चढ़ाकर अगर बताओगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे कि कस्टमर खुद ही विश्वास कर ले। जैसे कि आप ये बताओ, लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिखाओ कि हमने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कस्टमर्स जिन्होंने यूज़ किया अगर आप उनको दिखाओ ऐड के अंदर और वो ये कहें कि हमने यूज़ किया और बहुत अच्छा है, तो वो बिलीवेबल कहीं ना कहीं हो जाती है। तो ये है, जैसे कि यहाँ पर टूथपेस्ट की ऐड आती है जिसे हम सबको पता है, तो वहाँ पर जो डेंटिस्ट हैं उनको दिखाया जाता है। कई बार ऐसे खाने से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की ऐड आती है तो डाइटिशियन को दिखाया जाता है। तो वो सब चीज़ें बिलीवेबल बनाने के लिए ऐड को आप कर सकते हो। इसके बाद आता है अप्रोप्रिएट अपील। ऐड के लिए अप्रोप्रिएट अपील का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अंदर जो है आप रैशनल, इमोशनल, ह्यूमरस कोई भी अपील इस्तेमाल कर सकते हो। रैशनल अपील के अंदर आप इंक्लूड करते हो जिसमें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिपेंडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंटली कितना काम करेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कितनी है, कितना इकोनॉमिकल है, कैसे सुपीरियर है आपका प्रोडक्ट, स्पेशल बेनिफिट्स अगर कुछ दे रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। इमोशनल अपील जो है वो हमारी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए जो है इमोशनल अपील की जाती है ऐड के अंदर, जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, स्टेटस, बिलोंगिंगनेस, अचीवमेंट, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। और ह्यूमरस अपील के अंदर जो है एक फ़नी वे में इस तरीके से ऐड दिखाया जाता है कि ह्यूमर क्रिएट होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू कस्टमर नेचर आप ये चूज़ करो कि सही अपील कौन सी हो। अगर अपील गलत चूज़ कर लिया आपने, जहाँ पर रैशनल देनी थी वहाँ पर इमोशनल दे दी, तो वो ठीक नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ये इसके बाद आता है मिसलेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए। पहली बात तो ब्रीफ में होनी चाहिए ऐड। बहुत ज़्यादा लंबी ऐड होगी तो एक तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, दूसरा क्या होगा कि कस्टमर बोर हो जाएगा, ठीक है। ये है। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, कि ऐसी लैंग्वेज में आप ऐड दो जहाँ पर जिस लैंग्वेज को मेजॉरिटी ऑफ टारगेट ऑडियंस समझते हों, ठीक है। ये इसके बाद आता है कन्फर्म टू रूल्स। ऑब्वियसली आपको रूल रेगुलेशन में रहकर काम करना है, तो जो भी लीगल रूल रेगुलेशन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको आप अवॉइड मत कीजिए ऐड के अंदर, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है अवॉइड ऑब्ससिनिटी। ऑब्ससिनिटी ऐड के अंदर बिल्कुल नहीं दिखानी है आपने, कोई वल्गैरिटी, कोई न्यूडिटी या फिर जो है कोई इस तरीके से वॉयलेंस वगैरह आप दिखा रहे हो ऐड में, तो वो चीज़ें नहीं दिखानी है। इसके बाद है सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जितनी सिंपल होगी ऐड उतनी ही समझने में आसान भी होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा उसको मतलब क्रिएटिव बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कर देना है, उसको आसान रखिए, ठीक है। ये इसके बाद है मैच विद कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। आपको टारगेट कस्टमर को पहले समझना है, उनकी एज क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, इनकम का लेवल क्या है, क्या नीड्स हैं उनकी, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप जो है ऐड कॉपी को चूज़ कीजिए। यह है। इसके बाद है एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग अगर ऐड होगी तो अटेंशन भी ग्रैब कर लेगी, इंटरेस्ट भी क्रिएट कर देगी, और जो हम बात कर रहे थे कि रिटेंशन वैल्यू की, वो भी दे देगी। और जो है बार बार अगर वो रिपीट भी हो रही होगी तो भी बोर नहीं फील करते। तो इसके लिए जैसे आप ह्यूमर अपील का इस्तेमाल कर सकते हो उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो ये थी रिक्विजिट्स है एक अच्छी ऐड कॉपी की। इसके बाद टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी है। टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी क्या है, किसके
किस तरह की होती है। पहली है डिस्क्रिप्टिव ऐड कॉपी होती है जिसमें कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जाता है। इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ ऐड कॉपी ये होती हैं, काफ़ी लेंथी होती हैं। तो ये ज़्यादातर जो मेल के थ्रू जब आप ऐड कर देते हो, मेल पे भेज देते हो और उसी के बेसिस पर प्रोडक्ट खरीदते हैं जब कस्टमर, तो वहाँ पर ये यूज़ होती है। दूसरा जो है क्वेश्चनिंग कॉपी है। क्वेश्चनिंग कॉपी कौन सी होती है, जिसमें आप ना एक क्वेश्चन डालते हो और फिर उस मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दिया और फिर उसका सॉल्यूशन के रूप में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताता है, आर यू इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ योर वैल्यूएबल्स। तो ये किसकी ऐड होगी, आप सोच सकते हो ना, इंश्योरेंस कंपनी ऐड करती है ऐसे, आर यू इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ योर वैल्यूएबल्स। ऐसा ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए, तो उसको क्वेश्चनिंग फॉर्म में आपने ऐसे लिखा और फिर उसका आंसर दिया कि तो आप इंश्योरेंस करवा लो, सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है, ये है। इसकी बात है कंपैरेटिव कॉपी। कंपैरेटिव कॉपी कौन सी है, जहाँ पर आप अपने जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके अदर ब्रांड्स के से आप कैसे अच्छे हो, ये चीज़ आप ऐड में बताते हो कंपैरिजन करके। ठीक है, तो एसी, टीवी, फ्रिज, शैम्पू वगैरह, इन सब की, साबुन वगैरह जैसे हैं, उनकी एड्स कई बार आती हैं ऐसी जो कंपैरेटिव ऐड कॉपी होती हैं। यह इसके बाद आती है अनाउंसमेंट कॉपी, जहाँ पर किसी अनाउंसमेंट की फॉर्म में आप ऐड कॉपी बनाते हो, तो वो अनाउंसमेंट कॉपी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑफर है आपके लिए, सुनो 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 करके, और ऐसे फेस्टिवल कोई ऑफर, दिवाली धमाका है या दिसंबर धमाका, इस तरीके से एड्स आती हैं, वो होती है अनाउंसमेंट कॉपी। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल कॉपी की, यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट का की ऐड ना करके आप उस इंस्टीट्यूशन की ऐड करते हो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। जैसे कि टाटा ग्रुप लिख देंगे, तो टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है तो हमें यूँ लगेगा कि अच्छा ही होगा, उसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, इंडस्ट्री को हाईलाइट करते हैं पूरी को, तो इसलिए जो है इसको इंस्टीट्यूशनल कॉपी बोलते हैं। ये है। इसके बाद है टॉपिकल कॉपी। टॉपिकल कॉपी कौन सी है, जिसमें कि कुछ करंट इवेंट हुआ है अभी, उससे अटैच करके ऐड की जाती है, तो वो टॉपिकल कॉपी बोली जाती है। जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है तो उस टाइम पर कुछ 15 अगस्त से रिलेटेड, मतलब इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एड्स आती रहती हैं। ऐसे 26 जनवरी आ रही है तो वहाँ पर उससे रिलेटेड करंट इवेंट है ना वो। इसी तरीके से दिवाली अगर है तो दिवाली पे, जैसे इसने एग्जाम्पल में दिवाली का ही बताया है, गिव योर हाउस अ न्यू लुक ऑन दिवाली, तो दिवाली को यहाँ पर हाईलाइट किया ना इसने, तो ये टॉपिकल कॉपी है। तो एशियन पेंट्स की जैसे इस तरीके की जो है स्लोगन के साथ ऐड आती है। ये है। इसके बाद है पर्सनैलिटी कॉपी, जहाँ पर आप ऐड कॉपी में एंडोर्समेंट के लिए किसी रेप्यूटेड पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करते हो, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, वो मैसेज सोर्स के रूप में काम करता है और अपने आपके जो मैसेज को कन्वे करता है। तो ये इस तरह की ऐड कॉपी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोगों को, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है टीवी पर स्पेशली इस तरह की एड्स, और बिलीवेबल भी होती है लोगों के लिए कि वो कह रहा है तो सही कह रहा होगा, हमें ऐसा लगता है, तो वो है। इसकी बात है टेक्निकल कॉपी। टेक्निकल नेचर जहाँ पर ऐड कॉपी का होता है वो टेक्निकल ऐड कॉपी होती है। तो यहाँ पर टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो है इसको डिज़ाइन करते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग के बारे में, और जो है प्रोफेशनल बॉडीज़ इसको वो करती हैं, एंडोर्स करती हैं, जैसे डेंटल एसोसिएशन या डॉक्टर्स का कहना ये है, इस तरीके से ऐड बताई जाती है ना। तो ये ज़्यादा बिलीवेबल और ऑथेंटिक भी एड्स होती हैं। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ऐड इस तरह की आती हैं, हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह की, टूथपेस्ट वगैरह की एड्स में भी हमने देखा है कि स्पेशलिस्ट जो है वो होता है वहाँ। इसके बाद है रीज़न वाई कॉपी, कि आपको ये ही प्रोडक्ट क्यों ख़रीदना चाहिए, ये जिस कॉपी ऐड कॉपी के अंदर बताया जाता है, रीज़न बताकर जिसमें आपको मतलब ऐड कॉपी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं रीज़न वाई ऐड कॉपी। तो जैसे वाई टू बाय ओनली LG's AC, कि आपको LG का ही AC क्यों ख़रीदना चाहिए, ऐसे बोलकर और फिर उसके अंदर बताना कि ये है क्योंकि LG के AC में, इसलिए आपको ख़रीदना चाहिए। इसके बाद आता है ड्रामेटाइजेशन कॉपी, जहाँ पर ऐड कॉपी में ड्रामा का इस्तेमाल किया जाए, मतलब एक स्टोरी के रूप में उसको नरेट किया जाए पूरा, जो है मतलब स्टोरी, एक कोई स्टोरी बनाई जाए और वो ऐड में दिखाई जाए, तो वो ड्रामेटाइजेशन ऐड कॉपी। बहुत सारी एड्स आती हैं इस तरीके की, इंश्योरेंस कंपनीज़ की ऐड आती हैं, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ऐड आती हैं, विमेन एजुकेशन से रिलेटेड ऐड आती हैं इसमें, जिसमें कि पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, एक स्टोरी क्रिएट की जाती है और
उस तरीके से ऐड की जाती है। इसके बाद है प्रेस्टीज कॉपी, जहाँ पर ऑडियंस को ये फील कराया जाए कि अगर वो ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो एक फीलिंग ऑफ प्राइड उनके अंदर होगी, तो वो फील करवाना प्रेस्टीज कॉपी के अंदर होता है ऐसा। तो लग्जरियस प्रोडक्ट, जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी एड्स जो है इस तरीके की होती हैं। इसके बाद आता है रिमाइंडर ऐड कॉपी, जो याद दिलाने के लिए ऐड जो की जाती हैं वो रिमाइंडर ऐड कॉपी होती हैं। कौन सी होती हैं? जैसे कि एक थोड़ी सी लंबी ऐड है, मान लो कि 40 to 50 सेकंड की ऐड है, ठीक है, तो वो ऐड पहले तो लॉन्च किया जब, तो वो ऐड दिखाई, और फिर उसको याद कराने के लिए उस ऐड को बहुत बार ऐसा होता है ना कि कट कर दिया जाता है ऐड को, पूरी ऐड नहीं दिखाई जाती। तो जैसे किसी प्रोग्राम के दौरान फिर उसको छोटी सी करके ऐड को, मतलब 20 सेकंड की या 10 सेकंड की करके उसको और दिखाया जाता है, वो होती है रिमाइंडर ऐड कॉपी। इसके बाद है टीज़र ऐड कॉपी। टीज़र ऐड कॉपी रिमाइंडर वाली की बिल्कुल उलट है, कि आप क्या करते हो कि पहले ही फुल फ्लैज ऐड को लॉन्च नहीं करते, आप उसका एक पार्ट पहले लॉन्च करते हो और फिर टू बी कंटिन्यू टाइप करके ऐसे आती है ना लिखी हुई, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो पूरी ऐड आती है, तो वो है टीज़र ऐड कॉपी। तो जैसे कि वो आती थी ना, टाटा स्काई की ऐड आती थी, वो होती थी ऐसे कि वो पहले टू बी कंटिन्यूड आता था और फिर आगे एड्स में बताते थे कि क्या हुआ आगे, ठीक है, ये है। इसके बाद है एनिमेशन ऐड कॉपी, जहाँ पर कार्टून्स, फिक्टिशियस कैरेक्टर्स, इनका इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर का यूज़ करके एनिमेशन की जाए जहाँ पर, वहाँ पर एनिमेशन ऐड कॉपी वो कहलाती है। इसके बाद कुछ अदर टाइप भी हैं, जैसे एजुकेटिव है, जहाँ पर टारगेट ऑडियंस को कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जाए कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट की है, पॉसिबल रिस्क क्या है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, मेथड क्या है इसका यूज़ करने का, ये सब बताया जाए तो वो एजुकेटिव कॉपी होती है। इंट्रोडक्टरी कॉपी कौन सी होती है? कि अभी आपने लॉन्च किया है, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, और उसकी ऐड कॉपी आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो इंट्रोडक्टरी कॉपी होती है। इसके बाद इमोशनल कॉपी है, जहाँ पर इमोशनल अपील का इस्तेमाल किया जाता है ऐड के अंदर, वो इमोशनल कॉपी होती है। जहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, प्लेजर, इस तरीके की इमोशंस का इस्तेमाल किया जाए ऐड में, वो इमोशनल कॉपी है। दूसरा है यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर ह्यूमरस ऐड कॉपी। ह्यूमरस ऐड कॉपी कौन सी होती है? जहाँ पर कुछ फ़नी वे में दिखाया जाए, इसको याद रखना आसान है, इफ़ेक्ट्स इसके अच्छे हैं, लेकिन इसको बना पाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, और शॉर्ट लिव्ड होती हैं, क्योंकि बाद में सबको पता लग जाता है कि आगे क्या होगा, तो फिर फ़नी नहीं रहती वो चीज़, तो वो है। इसके बाद आता है फियर कॉपी, जहाँ पर आप फियर अपील का इस्तेमाल करते हो ऐड के अंदर, रिस्क, थ्रेट के रूप में कुछ एक्सपोज किया जाता है जब ऐड को, तो वो फियर कॉपी होती है। इसके बाद है कंपाउंड और मिक्स्ड कॉपी, जहाँ पर क्या हो, एक या एक से ज़्यादा इन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाए ऐड के अंदर, तो वो मिक्स्ड कॉपी कहलाती है, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऐड कॉपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। मीडिया के बेस पे जो भी मीडिया है उसी के हिसाब से एक ऐड कॉपी अलग बन जाएगी। जैसे प्रिंट ऐड कॉपी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में जो एड्स आती हैं वो प्रिंट ऐड कॉपी कहलाती हैं। रेडियो ऐड कॉपी, जो रेडियो पर ऐड आती हैं, ऑडियो इफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, वो रेडियो ऐड कॉपी है। टीवी पर आने वाली एड्स जो हैं वो टीवी ऐड कॉपी कहलाएंगी। तो जैसे उसके अंदर ऑडियो विजुअल दोनों इफेक्ट्स होते हैं, पिक्चर, स्लोगन, फेशियल एक्सप्रेशन, आप सबका इस्तेमाल कर सकते हो। आउटडोर ऐड कॉपी कौन सी होती हैं? जैसे आप पोस्टर्स, बैनर्स, नियॉन साइन बोर्ड्स, पैम्फलेट्स, इनका इस्तेमाल जहाँ पर करते हो वो आउटडोर ऐड कॉपी कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे मैसेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐड कॉपी और उसको कैसे डिज़ाइन करना है, क्या क्या कर सकते हो, वो हमने आज कर लिया।